हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज की क्लास में हम मैथ पेडागोजी के कुछ टॉपिक्स करने वाले हैं। और जैसा कि अचटेट 2023 का एग्ज़ाम है वो 2 और 3 दिसंबर को होगा, तो उसके लिए जो कॉमन सेक्शन में मैथ्स आएगा उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। आप इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखना और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हैं वो इसमें कवर किए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले गणित के अंदर, मैथ्स के अंदर क्या है, गणित की शिक्षण विधियाँ, मैथ्स टीचिंग मेथड जो है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो क्या है, शिक्षण विधियाँ जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो शिक्षण विधियाँ अगर हम शिक्षण विधियाँ जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली जो शिक्षण विधि है वो है शिक्षक केंद्रित विधि, फिर है विद्यार्थी केंद्रित विधि और फिर है तकनीक आधारित विधि। विधि का क्या मतलब होता है, विधि जो है, विधि का मतलब होता है तरीका या फिर रीति, और ये किससे लिया गया है, लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। फिर देखो शिक्षक केंद्रित विधि जो है वो कौन सी होती है। ठीक है, शिक्षक केंद्रित विधि कौन सी होती है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर रखा है कि शिक्षक केंद्रित विधि कौन सी है जिसमें मुख्य स्थान किसका होता है, शिक्षक का होता है, अर्थात सर्वाधिक सक्रिय शिक्षक होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, शिक्षक केंद्रित विधि बोलते हैं। विद्यार्थी का जो स्थान है वो क्या होता है, गौण होता है, सेकेंडरी होता है, और विद्यार्थी जो है इस विधि में क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। तो एक तरीके से शिक्षक केंद्रित विधि कौन सी होगी, जिसमें जो है शिक्षक क्या हो, सक्रिय हो। सेकंड जो विधि है वो है विद्यार्थी केंद्रित विधि। विद्यार्थी केंद्रित विधि कौन सी होती हैं, तो जिसमें मुख्य स्थान जो है वो विद्यार्थी का होता है उसको हम विद्यार्थी केंद्रित विधि कहते हैं। ठीक है, और विधि के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, विद्यार्थी जो है वो सक्रिय होता है और जो अध्यापक होता है वो क्या होता है, इसमें निष्क्रिय होता है। और तीसरी विधि जो है वो है तकनीक आधारित विधि। तकनीक आधारित विधि कौन सी होती हैं, वह विधियां जिसमें कंप्यूटर और विद्यार्थी दोनों के मध्य शिक्षण होता है और इन दोनों के मध्य अंत्य क्रिया होती है, तो उसे तकनीक आधारित विधि, तकनीक जैसे नाम से ही हमें रिप्रेजेंट हो रहा है, जिसमें किसी टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा हो जिस भी टीचिंग के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तकनीक आधारित विधि बोलेंगे। ठीक है, अगर इसके इन विधियों के उपनाम देखे जाएं तो क्रिया आधारित विधियां भी बोलते हैं, करके सीखो आधारित विधि भी बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक विधियां भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है इन विधियों के क्या हैं, उपनाम है। इससे आगे देखो, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कि विधि जो है वो कितने तरीके की होती हैं। तो यहाँ पे देखो, विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि। ठीक है, विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि। तो विश्लेषण जैसे कि नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है, एनालिटिकल मेथड, किसी भी चीज़ को कंप्लीट रूप से हम क्या करें, एनालिसिस करें, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके उसको समझें, तो वो क्या हो जाएगा, उसका विश्लेषण हो जाएगा। और संश्लेषण क्या होगा, संश्लेषण मतलब बहुत सारी चीज़ों को जोड़ के एक बनाना क्या होता है, संश्लेषण होता है। ठीक है, तो विश्लेषण का क्या अर्थ है कि विषय वस्तु को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम विश्लेषण कहते हैं। और संश्लेषण क्या होता है, अलग अलग विषय वस्तु को एक कर देना क्या कहलाता है, संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, एनालिटिकल मेथड जो है ये क्या है, ये दोनों ही विधियां, एनालिटिकल और सिंथेटिक मेथड, दोनों ही एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं, पूरक हैं, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। विश्लेषण में क्या होता है, अनेक अंशों, अनेक खंडों को विभाजित करना क्या कहलाता है, विश्लेषण कहलाता है। और संश्लेषण क्या हो जाएगा, सिंथेटिक क्या हो जाएगा कि अंशों को मिलाकर एक खंड का निर्माण करना क्या कहलाता है, संश्लेषण कहलाता है। मतलब अलग अलग विषय वस्तुओं को अगर जोड़ के हम एक कर दें तो उसको हम क्या बोलेंगे, संश्लेषण बोलेंगे। और उसको अलग अलग करें, किसी एक विषय वस्तु को अलग अलग करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, विश्लेषण बोलेंगे। ठीक है, इससे आगे जो है विश्लेषण विधि को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया है, एनालिटिकल मेथड को। तो क्या होती है, सबसे पहले इसकी जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है, अंग्रेजी भाषा के एनालिटिक से हुई है। और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है अलग अलग
करने की प्रक्रिया या फिर विघटन की प्रक्रिया। ठीक है, अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, एनालिटिक बोलते हैं। या फिर विभिन्न खंडों, विभिन्न अंशों में विभाजित करना क्या कहलाता है, एनालिटिक मेथड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो 10 है, तो 10 को हम किस टाइप से तोड़ के लिख सकते हैं, तो 10 को हम 2+2+2+2+2 इस टाइप से 5 बार 2 का अगर हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो ये हमने क्या कर दिया, 10 का विघटन कर दिया, 10 को तोड़ दिया। तो ये जो है हमने समझा है, ये किस तरीके से समझा है, एनालिटिक मेथड से समझा है। ठीक है, इससे आगे देखो क्या है कि इस विधि का सर्वाधिक उपयोग जो है वो किसके अंदर किया जाता है, रेखा गणित में किया जाता है। जो रेखा गणित होता है उसके अंदर किस विधि का उपयोग किया जाता है, एनालिटिक मेथड का उपयोग किया जाता है। विश्लेषण विधि जो है वो क्या है, तर्क प्रधान विधि है। यानी कोई भी खंड अलग किया है तो खंड को अलग अलग करने का निश्चित तर्क था, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, विश्लेषण विधि हो जाएगी। ठीक है, इससे आगे क्या है देखो, विश्लेषण विधि के सूत्र क्या हैं। विश्लेषण विधि के अंदर हम क्या करते हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलना क्या कहलाता है, विश्लेषण। मतलब किसी भी चीज़ के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, वो हमारे लिए अज्ञात है एक तरीके से, और उससे हम क्या करते हैं, ज्ञात उस चीज़ों को, उन चीज़ों की ओर जाते हैं जहाँ पे हमें क्या मिलता है, ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज ना हो, और फिर उस चीज़ से उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है, उसका विश्लेषण एनालिटिक कहलाता है एक तरीके से। और प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, ठीक है, और निष्कर्ष से तथ्यों या फिर अनुमान की ओर जाना क्या कहलाता है, विश्लेषण विधि कहलाता है। विश्लेषण विधि के अगर हम पद देखें तो विश्लेषण विधि के 3 पद होते हैं। सबसे पहले क्या है, समस्या के प्रस्तुति। ठीक है, विश्लेषण करने के लिए सबसे पहले हमारे पास समस्या होनी चाहिए, उसकी प्रस्तुति होनी चाहिए कि कोई भी समस्या है उसको प्रस्तुत कैसे किया जाए। ठीक है, समस्या की अनुभूति होनी चाहिए, जो विषय वस्तु विद्यार्थियों के समक्ष रखी जाती है तो उसमें तर्क निकल सकते हैं कि क्या खंडन हो सकता है, अंश हो सकते हैं। मतलब समस्या की अनुभूति होनी चाहिए कि जो समस्या रखी गई है उसका हम किस प्रकार से सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या उसके तर्क हो सकते हैं। और फिर समस्या का विश्लेषण, समस्या को अच्छी तरह से देखना, उसका एनालिसिस करना क्या कहलाता है, समस्या का विश्लेषण कहलाता है। तो ये तीनों जो हैं पद हैं विश्लेषण विधि के। सबसे पहले समस्या की प्रस्तुति, फिर उसकी अनुभूति, और फिर उसके बाद उसका विश्लेषण। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, इसका हमें क्या करना है, विश्लेषण करना है। तो विश्लेषण करना है तो हम क्या करेंगे, इसको ये देखेंगे कि दोनों साइड से क्या चीज़ कॉमन है, तो वो एक दूसरे को क्या कर देगी, कैंसल आउट कर देगी। फिर यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो लास्ट में इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि A/B जो है वो C/D के इक्वल था, इसलिए इससे ये रिलेशन बना है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, इसका विश्लेषण करके इसको सॉल्व किया है। इससे आगे देखते हैं, अगली जो विधि थी वो थी सिंथेटिकल मेथड या फिर संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि के अगर हम देखें तो 3 इसके सूत्र होते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं हम, जैसे कि विश्लेषण में हम अज्ञात से ज्ञात की ओर गए थे, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर गए थे, निष्कर्ष से अनुमान की ओर। ये क्या है, उसका जस्ट अपोजिट है। इसमें हम ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, मतलब हमें पहले से ही जिन चीज़ों का नॉलेज है उससे हम उस चीज़ की तरफ बढ़ते हैं जिसका हमें नॉलेज नहीं है, उसको हम क्या करते हैं, सीखते हैं पुरानी विधि का, पुराने मेथड्स का यूज़ करके। फिर उसके बाद है प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर चलते हैं, और फिर जो हमें अनुमान है उन अनुमानों के द्वारा हम क्या करते हैं, निष्कर्ष तक पहुँचते हैं। तो ये क्या है, संश्लेषण विधि के 3 सूत्र हैं। उससे आगे देखो, विश्लेषण तथा संश्लेषण विधियों में अंतर क्या है। हमने दोनों विधियों के बारे में पढ़ा है, यहाँ हम देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले देखो, विश्लेषण विधि क्या होती है, एक बड़ी विधि होती है। ठीक है, और संश्लेषण विधि जो है ये क्या होती है, छोटी विधि होती है। ठीक है, विश्लेषण जो है वो छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। जैसे कि छोटे बच्चे हैं तो उनको अगर हमें समझाना है तो उनको बिल्कुल डिटेल से खोल के उस चीज़ को समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक बड़ी विधि है और ये छोटी कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी है। लेकिन बड़ी कक्षाओं के बच्चे हैं, जैसे उनको हमें क्या करना है, जैसे डिवाइड करना बताना है या फिर कोई और चीज़ बतानी है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उनको उस चीज़ के बारे में नॉलेज है तो हम क्या करेंगे, संश्लेषण विधि का यूज़ करेंगे, उसके उनके नॉलेज के आगे से उस चीज़ को हम शुरू करेंगे। तो ये क्या है, बड़ी बड़ी कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी है।
विश्लेषण विधि क्या है, तथ्यों को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है, और संश्लेषण विधि में छोटे छोटे तथ्यों एवं आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है। विश्लेषण विधि के अंदर क्या है, बालकों को तर्क, स्मरण एवं चिंतन आदि का विकास होता है, और संश्लेषण जो विधि है इसमें केवल क्या है, स्मृति का विकास होता है। बच्चों के अंदर क्या होता है, स्मृति का विकास होता है। ठीक है, ये विधि क्या होती हैं, जो हमारी विश्लेषण विधि हैं वो अनौपचारिक होती हैं, लेकिन संश्लेषण विधि क्या होती हैं, औपचारिक होती हैं। ठीक है, विश्लेषण विधि वैज्ञानिक विधि, उनका नेचर जो होता है वो क्या होता है, वैज्ञानिक विधि होती है, और ये क्या होती हैं, तार्किक विधि होती हैं। विश्लेषण में जो है बड़ी विधि होती है तो समय अधिक लगता है, लेकिन संश्लेषण में कम समय लगता है। इस विधि में विद्यार्थी खोजकर्ता के रूप में कार्य करता है। क्या होता है विश्लेषण विधि में, विद्यार्थी जो है वो खोजकर्ता का काम करता है, मतलब मेन जो है वो स्टूडेंट ओरिएंटेड होती है एक तरीके से। उनसे पूछा जाता है कि ये चीज़ कहाँ से आई, कैसे आई, तो विद्यार्थी क्या है, खोजकर्ता का काम करता है। लेकिन संश्लेषण विधि में विद्यार्थी केवल तर्क के आधार पर कार्य करता है। ठीक है, इससे नेक्स्ट देखो क्या बता रखा है कि जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि क्या, कैसे, क्यों, यदि इन शब्दों का प्रयोग हो तो वह विधि क्या कहलाएगी, विश्लेषण कहलाएगी। जैसे कि बिल्कुल उसके डिटेल से उसके बारे में जाना जाए कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, तो ये क्या हो जाएगी, विश्लेषण विधि हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, अनुमान से किसकी ओर जाते हैं, संश्लेषण की ओर जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी पूर्व की समस्या के आधार पर नवीन समस्या का हल अभ्यास के द्वारा करते हुए सही उत्तर निकालता है, तो बताइए कि इस कथन के अनुसार वह विद्यार्थी किस विधि का प्रयोग कर रहा है। तो देखो यहाँ पे विद्यार्थी क्या कर रहा है कि पूर्व की समस्या के आधार पर नवीन समस्या का हल अभ्यास के द्वारा करते हुए सही उत्तर निकालता है। मतलब ऑलरेडी जो है उसको वैसी ही प्रॉब्लम वो फेस कर चुका है, और उसी प्रॉब्लम का यूज़ करते हुए वो क्या करता है, नए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, नई समस्या को हल कर रहा है। तो वो कौन सी विधि का यूज़ कर रहा है, तो वो क्या है, विश्लेषण विधि का यूज़ कर रहा है। वो उस चीज़ को डिटेल से उसके बारे में पढ़ रहा है, और वो क्या कर रहा है, इसके ऊपर विश्लेषण विधि का यूज़ कर रहा है। ठीक है, इससे आगे देखते हैं हम, इससे आगे क्या है, देखो आगमन विधि और निगमन विधि। ठीक है, इनके बारे में आपने पहले भी सुन रखा होगा। जो आगमन विधि होती है वो क्या होती है, उदाहरण देकर नियम बताया जाता है। आगमन विधि में क्या होता है, पहले आपको एग्जाम्पल दिया जाता है और फिर आप क्या करते हो, उससे उसका सॉल्यूशन करते हो। लेकिन निगमन विधि में पहले क्या है, नियम दिया जाता है और बाद में उदाहरण दिया जाता है। अब देखो आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे कि दे रखा है कि 700 रुपये 8% ब्याज और समय कितना दे रखा है, 3 वर्ष। आपको क्या करना है, इसका साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। अगर आप बच्चों को ये फॉर्मूला बताते हो पहले और फिर उसके बाद वैल्यूज़ को पुट करके उसको सॉल्व करते हो, तो वह विधि कौन सी हो जाएगी, निगमन विधि। मतलब पहले आपने नियम बता दिया कि भाई साधारण ब्याज को हम ऐसे निकालते हैं, और फिर उनको फॉर्मूलाज के अंदर वैल्यूज़ को पुट किया और फिर आपने उसको सॉल्व किया, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से निगमन विधि हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आगमन विधि क्या होगा, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है आप क्या करो, उनका यूज़ करो। मतलब पहले आप उनको उदाहरण दो। जैसे कि आपको दे रखा है कि 700 रुपये मूलधन है, 8% क्या है, दर है, और समय क्या है, 3 वर्ष है। तो आपको ब्याज निकालना है। तो आपको ये बताना है कि जैसे दर के हिसाब से क्या है, 8% दर है, तो 100 रुपये के ऊपर 1 वर्ष में आपको 8 रुपये का ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो 1 रुपये के ऊपर 1 वर्ष के अंदर कितना ब्याज मिलेगा आपको, 1/8, मतलब 8/100 रुपये मिलेगा। ठीक है, 700 का कितना मिलेगा, 700 को हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 8/100 से। अगर हमें 700 रुपये का ब्याज निकालना है 1 वर्ष के लिए, तो 700 गुना क्या हो जाएगा, 8/100। और अगर 3 वर्ष का निकालना है, तो ये देखो 1 वर्ष के लिए है, 3 वर्ष के लिए निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे ये कितना आ गया, 2 0 से 2 0 को कैंसिल आउट हो जाएगा, और 8 3 24 और 24 7 कितना हो जाएगा, 168 रुपीज़। तो यहाँ पे देखो 168 रुपीज़ जो है, एक तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके निकालते हो, और यहाँ पे आपने क्या है, पहले उसको क्या किया है, उदाहरण देकर आपने क्या किया,
नियम बताया। बाद में आपने ये बताया कि देखो ये जो है हमने 168 रुपीज़ जो है साधारण ब्याज निकाला है, ये हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज़ करके भी हम निकाल सकते हैं। तो ये जो है बच्चों को पहले तो वो चीज़ अच्छे से समझ में आएगी उदाहरण से, और फिर वो जो है जब वो इसका नियम का उपयोग करेगा तो उसको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो ये है हमारी आगमन विधि और निगमन विधि, दोनों के अंदर डिफरेंस। अब देखो इससे आगे क्या है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है कि आगमन विधि क्या होती है, उदाहरण से नियम, और निगमन क्या होती है, नियम से उदाहरण। ठीक है, आगमन विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, लेकिन निगमन विधि क्या है, बड़ी कक्षाओं के लिए। हम डायरेक्ट फॉर्मूला बताते हैं और फिर उसको सॉल्यूशन करना सिखा देते हैं। आगमन विधि क्या है, मानसिक शक्तियों का विकास करती है, जन्म तक जो है विचार, सोच विचार, इन चीज़ों को क्या करती है, बढ़ाती है, जो आगमन विधि होती है। लेकिन निगमन विधि क्या करती है, केवल स्मृति का विकास होता है इसके अंदर। ठीक है, आगमन विधि के सूत्र क्या हैं और निगमन विधि के सूत्र क्या हैं। तो आगमन विधि क्या होती है, विशिष्ट से सामान्य की ओर होती है। ठीक है, निगमन विधि जो होती है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। आगमन विधि स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मतलब बड़ी चीज़ों से छोटी की ओर जो है मूव करती है, और ये छोटी छोटी चीज़ों से, सूक्ष्म से स्थूल की ओर मूव करती है। आगमन विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर, और निगमन विधि जो है वो अज्ञात से ज्ञात की ओर जाती है। आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर कर जाती है, और निगमन विधि में जो है हम नियम से उदाहरण की ओर मूव करते हैं। आगमन विधि जो होती है वो वैज्ञानिक प्रकृति की होती है, और निगमन विधि जो होती है वो तार्किक प्रकृति की होती है। अभी देखो क्या है कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें शिक्षक को सर्वाधिक परिश्रम करना पड़ता है, तो वह विधि कौन सी है, आगमन विधि है। मतलब उसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके उदाहरण से उसको समझाना पड़ता है, और बाद में वो नियम के ऊपर आता है, तो वो आगमन विधि है। और किस विधि में अभ्यर्थी का व्यवहार खोज अन्वेषणकर्ता के रूप में अग्रसर रहता है, तो वो क्या है, आगमन विधि। बच्चा एक जो है खोज अन्वेषणकर्ता के रूप में, खोजकर्ता के रूप में काम करता है, वो डिस्कवर करता है कि ये चीज़ें कहाँ से आई, तो ये जो है किसके अंदर है, आगमन विधि के अंदर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि काफ़ी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, और ये सारे जो हैं सिलेबस ओरिएंटेड हैं और काफ़ी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, प्लेटो। ठीक है, प्लेटो जो है वो क्या है, मानसिक सिद्धांत, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं। हासिल के संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम किसने दिया था, तो श्रीधर जो हैं गणितज्ञ हैं, उन्होंने किसके बारे में बताया था, हासिल के संप्रत्यय के बारे में बताया था। किस भारतीय गणितज्ञ ने पाई, जिसकी वैल्यू होती है 3.1416 प्रतिपादित किया था, तो किसके द्वारा दिया गया था, पाई जो है वो आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया था। दो अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है, दो अभाज्य संख्याएं वो होंगी जिनके अंदर जो है कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो दो अभाज्य संख्याओं का HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, किन्हीं दो संख्याओं, परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में जो है अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं, रूढ़ संख्याओं या फिर अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है, 28 होता है। आपको पता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 होती है। 2, 3, 7, 5, 11 टोटल सम कितना हो जाएगा, 28। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो खुद से और एक को छोड़कर बाकी किसी भी संख्या से भाग नहीं जाती हैं। तो 2 जो होता है वो खुद से जाता है और 1 से भाग होता है। तो ये जो है अन्य किसी संख्या से भाग नहीं जाता, इसलिए सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या 2 होती है। 1 नहीं होता, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1 खुद भी कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए, वो संख्या खुद और उसके अलावा 1, लेकिन 1 का तो सिंगल ही फैक्टर है 1। ठीक है, तो
एक जो है वो अभाज्य संख्या में काउंट नहीं होगा। ठीक है, गणित विज्ञान है, किसका विज्ञान होता है? गणित गणनाओं का विज्ञान होता है। अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? दैनिक जीवन के कार्य हेतु जो है अंकगणित शिक्षण का उपयोग किया जाता है। गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, यह कथन किसका है? नेपोलियन का जो है ये कथन है। इससे आगे देखो, उच्च शिक्षा में या फिर कक्षाओं में गणित की कौन सी शिक्षण विधि ज़्यादा लाभदायक होती है? तो निगमन विधि जो है वो क्या होती है? ज़्यादा लाभदायक होती है। गणित की सर्वाधिक प्राचीन जो है शाखा है वो क्या है? अंकगणित है। ह्यूरिस्टिक विधि का केंद्रीय सिद्धांत क्या है? ह्यूरिस्टिक मतलब स्वयं करके सीखना। ठीक है, तो ये किसका, इसका प्रतिपादक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग नाम के जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने जो है इसके बारे में बताया था। आगे देखो क्या है, किस विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ा जाता है? तो निगमन विधि या फिर विश्लेषण विधि में हम क्या करते हैं? अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ते हैं। रेखा गणित में सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो विश्लेषण विधि जो होती है वो क्या है? रेखा गणित की सबसे उपयुक्त विधि है। उदाहरण से नियम बनाया जाता है किसमें? आगमन विधि में। छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि कौन सी होती है? आगमन विधि होती है। आगमन विधि किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? तो विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, आगमन विधि किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? विशिष्ट। विशिष्ट मतलब कि उदाहरण और सामान्य मतलब कि नियम। तो उदाहरण से नियम की ओर, जैसे कि अभी अभी हमने पढ़ा था, आगमन विधि इस पर निर्भर करती है। गणित सार संग्रह किसकी पुस्तक है? तो गणित सार संग्रह महावीराचार्य की पुस्तक है। लीलावती, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लीलावती जो है पुस्तक के लेखक कौन है? तो भास्कराचार्य द्वितीय जो हैं ये क्या है? लीलावती पुस्तक के लेखक हैं। 22 दिसंबर को गणित दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में बनाया जाता है? तो श्री रामानुजन। ठीक है, श्रीनिवास रामानुजन जो हैं महान गणितज्ञ हुए हैं, बहुत ही फेमस हैं ये। ठीक है, तो इनका जन्म जो है वो 22 दिसंबर को हुआ और इनके जन्म दिवस को जो है वो गणित दिवस के रूप में बनाया जाता है। मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना इलाहाबाद में किसने की? तो प्रोफेसर BN प्रसाद ने जो है मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना की। गणित विज्ञान की रानी है, तो यह कथन किसने दिया? तो यह गोस नाम का जो मैथमेटिशियन था उन्होंने जो है इस कथन को दिया कि गणित जो है वो विज्ञान की रानी है। ठीक है, गणित का सर्वाधिक प्राचीन शाखा कौन सी है? तो गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा है अंकगणित। एक समषटभुज में विकर्णों की संख्या क्या होती है? तो विकर्णों की संख्या निकालने का ये सूत्र होता है n × n-1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस n। और n क्या है? कितनी भुजाएं हैं उस आकृति में। ठीक है, भुजाओं की संख्या है n। जब हम इसमें वैल्यू को पुट करेंगे 6 को तो हमें क्या आंसर मिलेगा? 9। तो समषटभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। शून्य की खोज किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्यभट्ट ने जो है शून्य की खोज की। शून्य का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? तो ब्रह्मगुप्त नाम के जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने इसका उपयोग किया था। पाई क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और अगर आपको 22/7 लिख के दिया जाए तो ये एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और P और Q जिसमें इंटीजर हैं और Q जो इंटीजर है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये कंडीशन परिमेय संख्या की होती हैं। तो 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। गणित की प्रकृति कैसी है? तार्किक है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, और इसको n-2 इंटू 180 अगर हमें निकालना है तो इस फॉर्मूले से जो है हम अन्य आकृतियों के अंतः कोणों का योग निकाल सकते हैं। अगर हमें पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग निकालना है तो वो 540 है। यहाँ पे देखो ऊपर फॉर्मूला दे रखा है, इसमें हम 5 रखेंगे तो 5 - 2 कितना हो जाएगा? 3। 3 × 180 अगर हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? 3 × 180 करेंगे तो 18 × 3 = 54, तो 540 डिग्री जो है वो क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। विभाजन का उपयोग किया जाता है रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने के लिए। ठीक है, इससे आगे देखो, सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसका था? तो P.A. फिशर जो है इन्होंने सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि दी थी। किसने दी थी? R.A.
फिशर ने। ठीक है, इसके बाद देखो, गणित की सभी विज्ञानों का हार एवं कुंजी है। गणित जो है वो सभी विज्ञानों का द्वार या फिर कुंजी है। तो ये शब्द किसने बोले थे, किसने बोले थे, ये रोजर वेकन, रोजर वेकन ने जो है ये शब्द बोले थे। गणित एक भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। तो ये कथन किसने लिखा है, ये गैलीलियो ने लिखा है। देखो, कथन के ऊपर एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट जरूर आएगा, हर एक एग्जाम में आता है। तो ये इम्पोर्टेंट कथन है, इनमें आपको हर किसी को अच्छे से रट लेना है कि ये शब्द किसने कहे थे। जैसे कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार है, कुंजी है, तो ये किसने कहे थे, रोजर वेकन ने कहे थे। गणित एक भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। तो ये शब्द किसने कहे थे, गैलीलियो ने कहे थे। गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है। तो यह कथन किसने कहा था, बेल्स ने कहा था। गणित सभ्यता का दर्पण है, यह शब्द किसने कहा था, होगलेन ने कहा था। ठीक है, और गणित में जो है सूत्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त विधि है। तो यह है, क्या है, ये निगमन विधि के अनुसार है। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा एक मुख्य उद्देश्य है। तो किस चीज़ का मुख्य उद्देश्य है, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीय करण करना जो है, ये क्या है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है। तो ये जो है आज की क्लास, ज़रूर बताना आपको कमेंट बॉक्स में कि कैसी लगी। और ये जो क्वेश्चन थे ये इसी क्लास से रिलेटेड थे। ऐसी ही क्लास अगर आपको और चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और जो है हमारा चैनल है दृष्टि साइंस, दृष्टि साइंस को आप ज़रूर फॉलो करें। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, और साइंस से रिलेटेड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से रिलेटेड आपको अगर वीडियोस देखनी है तो आप चैनल पे ज़रूर विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विजिट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।